इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सावन का महीना यानी भक्ति का मौसम, त्योहारों की शुरुआत का मौसम, टप टप फुहारों का मौसम, घर की छत और आंगन पेड़ पौधों के धुल जाने का मौसम, और साथ ही साथ गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़ों का मौसम। क्या बात है हुसैन, जबरदस्त आपने तो शुरुआत कर दी है, लेकिन जरा रुकिए और इससे पहले कि हमारे दर्शक इस बारिश के मौसम की हरी हरी खूबसूरती में खो जाएं, उन्हें थोड़ा सावधान भी हम कर देते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम बीमारियों का भी मौसम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप मीनाक्षी। और मानसून भले ही मौसम को काफी खुशगवार सुहाना बना देता है, लेकिन गर्मी के साथ साथ बढ़ती ह्यूमिडिटी की कई बीमारियों की ये वजह बन जाती है। इनमें पेट की बीमारी जैसे टाइफाइड, जॉइंट्स और खराब पाचन, पेट में दर्द, ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं जो अक्सर लोगों में इस मौसम में नजर आती है। बिल्कुल, जॉइंटिस भी इन्हीं में से एक बीमारी है। दरअसल बरसात में पानी और खाने की चीजों में बैक्टीरिया बहुत आसानी से पनप जाते हैं, इसलिए फूड पॉइजनिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जिससे वॉमिटिंग, लूज मोशन और पेट में दर्द की शिकायत होती है। टाइफाइड की भी वजह यही है, और इसलिए मौसम में मॉनसून के दौरान खासतौर पर बच्चों को बाहर का खाना ना खिलाने की सलाह दी जाती है। और बारिश में सर्दी जुकाम और वायरल भी बहुत आम सी बात है। जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है वो आसानी से फ्लू का भी शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा हवा में बढ़ी हुई नमी से फंगस पैदा होता है, फंगस फैलता है, जिसकी वजह से स्किन और सिर में कई तरह के इन्फेक्शन भी लोगों के हो जाते हैं। इस मौसम में मच्छरों की फैलने वाली बीमारी को भी नहीं भूलना चाहिए। रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, हर साल डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की वजह बनते हैं। इस साल तो जीका वायरस भी फैलकर लोगों का बुरा हाल कर रहा है। मॉनसून की ये बीमारियां जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, इसलिए आज हम आपको न सिर्फ इन बीमारियों से बचने के तरीके बताने वाले हैं, बल्कि योग और आयुर्वेद के जरिए इसका इलाज कैसे होगा ये भी आपको बताएंगे। साथ ही सावन के सोमवार पर स्वामी रामदेव उपवास का तरीका भी आपको बताएंगे, और स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपका भी हुसैन भाई और जो मीनाक्षी जी। हम सब रोज कम से कम सुबह सूर्य नमस्कार से शुरुआत कर ले तो बेहतर है। 10 बार सूर्य नमस्कार कर ले, बहुत उपवास किया हुआ है तो 2 बार तो कम से कम कर ही ले। और जो आपने बताया कि बरसात के मौसम में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, पेट की बीमारियां और स्किन की बीमारियां, उन सब से बचने के लिए भी जरूरी है कि हम कम से कम रोज एक बार ये पूरा सूर्य नमस्कार, और जो यौगिक जोगिंग है सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से एक बार तो जरूरी कर ही लिया। फिर यौगिक जोगिंग हो जाए, ये भी 5 मिनट लगते हैं ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे लंबे लंबे श्वास, ऐसे पूरा ये किया हमने। दूसरा अभ्यास, फिर ये तीसरा अभ्यास, ऐसे फास्ट करें तो ऐसे ऐसे हो जाता है। और फिर ये चौथा अभ्यास, और फिर ये 5वां अभ्यास, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, और फिर ये 6ठा अभ्यास। एक बार सुबह सुबह तेजी से व्यायाम करें। जिनकी आयु अधिक है, जिनका शरीर थोड़ा कमजोर है, वे धीरे धीरे कर ले, लेकिन 50 से कम उम्र वाले तो एक बार सुबह सुबह इतना तेजी से करें कि करते करते पूरा पसीना चूने लगे, ऐसे लंबे लंबे श्वास। जैसे बारिश की बूंदें टपकती हैं स्वामी जी, वैसे पसीना टपकना चाहिए, तब पता चलेगा कि आपने योग किया है सही ढंग से। अच्छा स्वामी जी, रिमझिम बारिश हर किसी को अच्छी लगती है, यकीनन आपको भी अच्छी लगती होगी, हम सबको अच्छी लगती है। और बारिश में चाय पकौड़ों का जो मजा है, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े, अब मुझे ये नहीं पता कि आपको कितनी बार बोलेंगे आप चाय और पकौड़े, आप लगता है सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये भी जरा बताइएगा स्वामी जी, आपको चाय पकौड़े पसंद है कि नहीं पसंद है? लेकिन खैर ऐसे में सबसे पहले डाइजेशन भी खराब होता है बहुत सारे लोगों का, तो पेट फिट रहे, खाया पिया हजम हो जाए, शरीर को लगे,
इसके लिए किन किन बातों का ख्याल रखना है? योगाभ्यास तो आपने शुरू कर ही दिया है। तो देखो, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और इसमें कम से कम 2 दंड, 2 बैठक, ऐसे ये लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे पूरा ये लंबे श्वास ऐसे और ज्यादा खूबसूरत बनाना है तो ऐसे ऐसे ये, और फिर ये तो पता ही है स्वामी जी, मैं जब तक आपको पकड़ती हूँ श्वासों के साथ आसन बदल जाता है। ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये तो इतना तो सबको कर लेना चाहिए। इसे एक बार सुबह पूरा पसीना छूने लगेगा तो ये तो शुरुआती दौर में ही कर ले। अब डाइजेशन को बहुत अच्छा बनाना है तो एक आसन है, पद्मासन में बैठ करके और ऐसे उठ जाते हैं अंगुलियों पर। थोड़ा कठिन है, स्वामी जी उंगलियों पर उठना है? इतना उठाने अंगुलियों, कमाल है। अंगुलियों पर जो ना उठ सके तो ऐसे उठ जाए। तो ये जैसे जिससे बन पाए, 1 मिनट तक जब ऐसे उठ जाते ना अंगुलियों पर जो उठ सके तो बहुत अच्छी बात है। मुट्ठियों पर ऐसे, नहीं तो हथेली पर उठ जाए। 1 मिनट तक ऐसे उठ जाते हैं ना तो कड़ाके की भूख लगती है। मीनाक्षी उंगली पे खुद को उठा रही है या आप हथेली और मुट्ठी पे? अच्छा। ना, आप ऐसे कमजोर मत समझना, मीनाक्षी जी बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। और देखो, ये योग मुद्रासन 1 मिनट तक ऐसे कपालभाति के साथ करने, कड़ाके की भूख लगेगी। फिर पकोड़े भी खाने हैं तो प्याज के पकोड़े खाना, वो एलोवेरा के पकोड़े खाना, मेडिकेटेड पकोड़े बताए थे हमने। एलोवेरा के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, कढ़ी पत्ता के पकोड़े, अलग अलग पत्तों के, ये जो, और वो भी नेचुरल ऑयल में, सरसों के तेल में सबसे अच्छे बनते हैं। ज्यादा नहीं खाना, और मेडिकेटेड टी पीना, आयुर्वेदिक चाय पीना, और वो भी ज्यादा नहीं पीना। भांग के पकोड़े मत खाना, कभी पता लगा कि इतने खा लिए कि फिर पूरी समाधि लग गई। पता लगा 1 के 2, 2 के 4। वैसे मुझे ना चाय पसंद है ना पकोड़े। अच्छा, आपको नहीं पसंद है? तो मैं तो बहुत अल्पाहार में विश्वास रखता हूं। देखो, योग मुद्रा आसन करते करते मैं एक बात बता रहा हूं, सबसे ज्यादा विकार होते मूलाधार और सहस्रार में। मूलाधार के विकारों को निकालने के लिए उपवास और सहस्रार के विकारों को निकालने के लिए उपासना, और शुद्धिकरण और सशक्तिकरण के द्वारा पूरे शरीर को हम डिटॉक्स करके और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करके, उपवास में भी कभी कभी तो निर्जला फास्टिंग भी करते, हमारे हिंदू भाई भी करते और मुस्लिम भाई भी जब रोजा रखते तो दिन भर पानी तक नहीं पीते। इससे हमारा जो ऑटोफैगी प्रोसेस है, जिसके ऊपर नोबेल पुरस्कार भी मिला है, वो बहुत स्ट्रोंग हो जाता है और हमारे खराब सेल्स अपने आप अंदर खत्म होने लगते हैं। अच्छे सेल्स खराब सेल्स को खा करके उस पूरे शरीर के अंदर जो है एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया कर देते हैं। ये योग मुद्रासन, और पीछे झुक जाते हैं ना, तो देखो ये, इससे नाभि भी अपने आप ठीक हो जाती है। मैं तो चाहता हूं सब लोग 1-2 मिनट ऐसे जरूर करें इसको। देखो, एकदम फ्लैट हो जाती है कमर इसमें, और ये बहुत जबरदस्त है। ऐसे लेट जाए, बिल्कुल डाइजेशन एकदम टनाटन हो जाएगा, पेट एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत लोगों का पेट गड़बड़ होता है और पेट की वजह से ही ज्यादातर बीमारियां पैदा होती है, क्योंकि हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता, तो फिर हमारी ओबेसिटी भी बढ़ती है, इम्यूनिटी भी लो होती है, हमारा पाचन तंत्र यदि ठीक नहीं होता तो ही अलग अलग प्रकार के केमिकल सोर्स हार्मोन्स के भी का भी इम्बैलेंस होता है, खास करके अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज होती है।
तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक बार सुबह ये पीछे झुकने वाला, जिसको मैंने कहा ये सुप्त पद्मासन, आगे झुकने वाला योग मुद्रासन, बाकी तो सुप्त वज्रासन भी करते हैं। सुप्त वज्रासन में भी ऐसे पीछे झुकते हैं, क्योंकि इसमें झुकना थोड़ा सा कठिन होता है, तो पीछे तकिया आदि लगा करके झुक सकते हैं। पीछे यदि हम तकिया लगा लें तो आराम से झुक पाते हैं। जिनका शरीर थोड़ा सा स्टिफ होता है उनके लिए, और बाकी आगे झुकने वाले। ठीक है स्वामी जी, मैं आपको जो बता रहा हूं जी मेरे भाई। स्वामी जी, डाइजेशन के लिए आपने काफी कुछ बताया, लेकिन पेट से जुड़ी और भी बहुत सारी परेशानियां हैं। उनमें से एक है टाइफाइड, जो बारिश के मौसम में तेजी से फैलता है। और टाइफाइड से कैसे खुद को हम बचा सकते हैं, और इसे कैसे इसको ठीक किया जा सकता है जिनको ये परेशानी हो जाती है? देखो, टाइफाइड के लिए सबसे अच्छा है खूब कला मुनक्का अंजीर। खूब कला लगभग 2 ग्राम, मुनक्का 8-10 और 2-3 अंजीर। इसको अच्छी तरह से पीस करके और 400 ग्राम पानी में पका ले, 100 ग्राम बच जाए तब छान करके पी ले। और पथ्य के तौर पर या तो मिल जाए तो चीकू खाएं, चीकू, पपीता, सेव, अनार, अथवा मूंग की दाल और चावल, मूंग की दाल छिलके वाले और चावल बराबर लेकर के पतली खिचड़ी बना करके खाएं, और कुछ भी ना खाएं तो 3 दिन में टाइफाइड अच्छा हो जाता है। फिर ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, जो जितना कर पाए, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जो आसन बता रहे हैं आसन तो करना ही है। ये टाइफाइड के लिए रामबाण है। और जिनको निमोनिया हो जाता है बुखार में, तो उसके लिए स्वासारी गोल्ड हम बताते रहते हैं। और जरनाशक क्वाथ और गिलोय तुलसी का काढ़ा, ये तो उसमें अद्भुत है। और ये जो डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू होता है ना, इसके लिए गिलोय और तुलसी से बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इसमें डेंगू के अंदर प्लेटलेट बहुत ज्यादा घट जाते हैं, तो गिलोय के साथ एलोवेरा, अनार, पपीते के पत्तों का रस, ये भी हम साथ में बता देते हैं। उससे बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। ये बुखार बहुत तरह के आते हैं। मलेरिया के लिए तो महासुदर्शन, घरवटी, जोरना सपात लेना ही पड़ेगा। और ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं, देखो जिनका पेट गड़बड़ है, पेट में खास करके लीवर और आंतें, ये जो आपने टाइफाइड बताया आंत्र ज्वर होता है जी, तो लीवर और आंतें यदि हमारी अच्छी होगी तो किसी भी प्रकार का बुखार नहीं होगा। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अंदर जाएगा, हमारा शरीर ही उसको मार डालेगा अंदर। तो ये अभ्यास जो हम अभी बता रहे हैं कपालभाति के साथ, और लेट करके भी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादमुष्टनासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये जबरदस्त है पेट के लिए। इससे पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न ले लो सेन भैया। जी स्वामी जी। स्वामी जी, मौसम बदलते ही बच्चों से लेकर बड़े सबको सर्दी, जुकाम, किसी को खांसी आने लगती है, किसी की नाक बहने लगती है, छींकें आने लगती है, लोग बीमार से भी पड़ने लगते हैं। तो बरसाती मौसम में इम्यूनिटी पर एक तरह से सीधा ये मौसम अटैक करता है, और ऐसे में इम्यूनिटी को कैसे मजबूत रखा जा सकता है, कैसे उसे दुरुस्त रखा जाए ताकि ये सीजनल जो प्रॉब्लम्स हैं ये इम्यूनिटी के लिए सबसे अच्छा तो सूर्य नमस्कार है, जहां से हमने शुरुआत की थी। और गिलोय तुलसी ये घर में पीते रहे। 5 बादाम और 5 काली मिर्च चबा करके खा लें जिनके दांत अच्छे हैं। नहीं तो बादाम 100 ग्राम, काली मिर्च 20-25 ग्राम और 50 ग्राम उसमें खांड, बुरा या शक्कर डाल करके रख लें, और 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लेते हैं। कितना ही भयंकर सर्दी, जुकाम, नजला, नाक बहना, ये तमाम तरह की दिक्कतों के लिए घरेलू उपचार होम रेमेडी सबसे अच्छी है। शेष के लिए लक्ष्मी विलास, संजीवनी और त्रिभुवन कीर्ति रस ये खाने के बाद, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस खाने के बाद, और खाली पेट गिलोय घरवटी अथवा श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड ले लें। सर्दी, जुकाम, कफ, नजला एक खुराक में ही कम होने लगता है। और खास बात यह है कि जिनको भी ये सर्दी, जुकाम, नजला, छींकें आदि आती है, वे नक्शे जरूर करें। चाहे सरसों का तेल डालें, चाहे सरबिंदु तेल डालें, और सबसे बेस्ट होता है अणु तेल। जलनेती, सूत्रनेती जो करेंगे उनको तो कभी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे सारा हिंदुस्तान देख रहा है, लगभग अब 500 दिन हो जाएंगे थोड़े दिनों में हमको। एक बार भी उन्होंने नहीं देखा कि स्वामी रामदेव को सर्दी, जुकाम, कफ, नजला, बुखार हो गया।
मैं रोज तो नशे नहीं करता हूं, लेकिन सप्ताह में 1-2 दिन जरूर कर लेता हूं। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठन आसन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हरासन करते करते ये जो छोटी छोटी हम बातें बताते हैं इनका ध्यान रखें। और गर्म पानी पिए, और जिनको बहुत कफ कोल्ड रहता है हुसैन भाई जी, वो दिन भर दिव्य पेय पिए, जो आयुर्वेदिक चाय है, घर में भी बना सकते हैं। थोड़ा लौंग, थोड़ा जावित्री, थोड़ा मुलैठी, थोड़ा दालचीनी, तुलसी, अदरक, ये सब डाल करके घर में लेमन ग्रास, अलग अलग प्रकार की औषधियां मिल जाती हैं, इनको उबाल करके पी ले। और जिनको बहुत ज्यादा कफ कोल्ड रहता है उनको मैं बोलता हूं द्राक्ष और खजूर का कल्प कर ले, उपवास खजूर पर और द्राक्ष पर भी उपवास कर ले, तो 10-10, 20-20 साल पुराना जो जटिल कफ होता है वो भी दूर हो जाती है। सामान्य सर्दी जुकाम की तो बात ही क्या है। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, बारिश में मच्छरों से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के केस भी हर साल आते हैं। इस साल भी हम कई तरफ से सुन रहे हैं, खबरें आ रही कि इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। तो इस साल एक और परेशानी है जीका वायरस की, ये भी, इसका भी कहर हम देख रहे हैं। तो सावधानी बरतने के साथ साथ और कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिससे मच्छरों से होने वाले इन्फेक्शन से बचा जा सके? तो किसी भी तरह के मच्छर हो, एक हमारे यहाँ वर्षों से चूर्ण बनाया जाता था, उसको महासुदर्शन चूर्ण कहते हैं, लेकिन वो कड़वा इतना होता है। मैं जब करीब 14-15 साल का था एक बार खाया, उसके बाद दोबारा जिंदगी में खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इतना कड़वा होता है। तो महासुदर्शन चूर्ण जो खा सके तो बहुत अच्छी बात नहीं, तो उसकी गोली खा लेते, फिर वो कड़वी नहीं लगती, उसको गिटक जाते, निकल जाते हैं। तो महासुदर्शन घरवटी खा ले। और ये जो गिलोय घरवटी है, और वैसे तो ये कोरोनिल जिसमें गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी है, ये कोरोना के लिए हमने बनाई, लेकिन किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी भी प्रकार का बुखार हो, उस सब के लिए अद्भुत है। तो खाली पेट फेफड़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए स्वास्थ्य, और खाने के बाद यदि कोरोनिल खाते हैं तो कोरोना से लेकर के तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस के लिए रामबाण है। बाकी लंबे लंबे श्वासों के साथ अथवा कपालभाति के साथ ये सर्वांगासन और हलासन, योगाभ्यास करते करते हम ये उपाय इसलिए बता रहे हैं कि योग से आपका शरीर आपकी सपोर्ट करेगा। यदि बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं करती, यदि आपकी इम्यूनिटी जो है आपको सपोर्ट नहीं करती, तो फिर आप कितने उपचार कर लो, सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए पहले शरीर को समर्थ बनाओ, और फिर जो छोटे छोटे उपाय हम बताते हैं, ये उपाय अपना लेते हैं। कैसा ही कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस हो, कोई वायरस हो, कितना ही चाहे प्लेटलेट कम हो जाते हैं, और चिकनगुनिया तो पूरा शरीर जकड़ जाता है, उसके लिए हम चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गल खाने के बाद, चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गल खाने के बाद, और खाली पेट गिलोय दे देते हैं। अब तो हमने एक एडवांस औषधि भी बना दी, ऑर्थोग्रिड। तो ऑर्थोग्रिड, कैशोर गुग्गल, चंद्रप्रभा खाने के बाद दे दे, और खाली पेट गिलोय दे दे। एक सप्ताह में ही जो चिकनगुनिया के कारण से जाम हो जाता पूरा शरीर, इतना भयंकर वो बुखार होता है, तोड़ देता पूरे शरीर को, उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, इनको कभी भी ना भूलें, और जो कर सके वो हमारे साथ शीर्षासन, सर्वांगासन, ये अभ्यास भी कर ले, और जो कुछ भी ना कर पाए कम से कम प्राणायाम तो कर लें। अगला प्रश्न ले लो हुसैन भाई आप। बिल्कुल स्वामी जी। डेंगू, मलेरिया जानलेवा भी साबित हो सकता है, तो शरीर में स्वामी जी प्लेटलेट्स की कमी होने पर हमने देखा है कि मरीजों की जान भी जा सकती है। तो ऐसे में प्लेटलेट्स बढ़ाने का प्राकृतिक तरीका, नेचुरल उपाय क्या है? एक तो डेंगू नील है। डेंगू नील जो है हमने ये डेंगू के लिए और ये प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए बताया हुआ है। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे कारगर उपाय है पपीते के पत्तों का रस। पपीते के पत्तों का रस ये 25 ml दिन में 8-10 बार पिया जा सकता है। एक ही दिन में 10,000 से लेकर के 50,000 तक प्लेटलेट बढ़ जाते, इतना जबरदस्त है। शीर्षासन के बाद थोड़ी देर हम शवासन या मकरासन कर ले, फिर भुजंगासन भी कर लेंगे। तो पपीते के पत्तों का रस, बकरी का दूध, एलोवेरा का जूस, गिलोय का जूस, अनार के पत्ते, एलोवेरा व्हीट ग्रास, ये
जबरदस्त। एक दिन में हुसैन भाई 10,000 से लेकर के 50,000 तक प्लेटलेट बढ़ जाता है, जिनका 3-5 हजार पर चला जाता था प्लेटलेट। हमने तो प्रयोग किए और आपके सामने ही इंडिया टीवी पर उनको लाइव प्रेजेंट किया हुआ ऐसे पेशेंट्स को कि जिनका प्लेटलेट 5,000 आ गया था, 25,000 आ गया था और एक ही दिन में 50,000 आ गया। तो ये बहुत अच्छे उपाय हैं। वीटा ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, अनार, पपीते के पत्तों का रस, बकरी का दूध पिए, योगाभ्यास जरूर करें। और ये मुनक्का और अंजीर ये भी रात को भिगो करके और सुबह खा लिया करें, बहुत जल्दी फायदा हो जाता है। जो ब्लड थिनर ले रहे हैं उसको बंद कर दें, क्योंकि ब्लड थिनर प्लेटलेट्स को घटाते। ये एक और बात बता देता हूं, बिल्कुल पूरी ब्लड केमिस्ट्री को, पूरा लिपिड प्रोफाइल को गड़बड़ कर देते हैं। तो जब ये प्लेटलेट घट जाए तब कोलेस्ट्रॉल की दवाई ना खाएं, उसके लिए बस प्राणायाम करते रहें। और ये जो लौकी का जूस है वो तो अपने आप ही उसको कंट्रोल कर देता है। नहीं तो लिपिडोम और लौकी घनवटी हमने बताई रखी है रेडीमेड उपायों में से। अगला प्रश्न ले लो। बिल्कुल स्वामी जी, और प्लेटलेट्स बढ़ाने के तरीके आप अक्सर बताते रहे, एक बार फिर आज आपने बता दिया है। जिसको भी ये परेशानी है वो परेशानी अब सबकी दूर हो जाएगी। स्वामी जी, डेंगू चिकनगुनिया का असर हड्डियों पर भी पड़ता है, बल्कि कई बार तो ऐसा भी होता है स्वामी जी की पुरानी तकलीफ भी उभर आती है और शरीर में बेइंतहा लोगों को हड्डियों में भी दर्द हो जाता है। तो डेंगू मलेरिया से हड्डियां कमजोर ना पड़े, इसके लिए 3 आसन कोई बताइए, और कोई और उपाय जिससे हड्डियां भी मजबूत रहें, हड्डियों पर कोई असर ना पड़े। पूरी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाने के लिए तो जो अभी मैंने भुजंगासन किया और अभी ये जो सलभासन और धनुरासन कर रहा हूं, ये तो रीढ़ की हड्डी जो सबसे बड़ा हमारे शरीर में पार्ट है, 33 वर्टिब्रा जिसके साथ जुड़े हुए। तो एक तो ये अभ्यास करें। दूसरा, जिन हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो कठिन आसन नहीं कर पाते, वो सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के पैरों के, ये सब सूक्ष्म व्यायाम करें। और पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले। और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है मिक्स अनाज की रोटी, मिलेट्स खाएं, ये सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। जिसको जैसी अनुकूलता हो, दूध, दही, छाछ का इस्तेमाल करें। हड्डियों की मजबूती के लिए मुक्ता शक्ति, मोती पिष्टी बहुत अच्छे होते हैं। 10 ग्राम मुक्ता शक्ति और उसमें 4 ग्राम मोती पिष्टी मिलाकर के आधा ग्राम ले लें, नहीं तो न्यूट्रिला बोन हेल्थ ले लें। विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने से B12, बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा, इन सब की डेफिशिएंसी होने से भी हड्डियां कमजोर होती हैं। तो इसके लिए जो है सब के लिए एक सिंपल सी बात बताता हूं। धूप में बैठने से विटामिन डी, B12 जो है वो मकई से मिल जाता है, बी कॉम्प्लेक्स मोरिंगा से मिल जाता है। सामान्य रूप से दूध, दही, छाछ के अलावा जब सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा, चौलाई खाते हैं तो उससे कैल्शियम पूरा मिल जाता है। और 1 चम्मच फ्लैक्सीड और 1 चम्मच तिल, ये इतना प्रयोग कर लेते हैं तो फ्लैक्सीड से ओमेगा और तिल से जो है पूरा कोलेजन भी हमारा स्ट्रेंथन हो जाता है। तो ये हड्डियों के लिए जबरदस्त। और कपालभाति जरूर करें, क्योंकि जो भी हम खाते हैं ना उसमें कैल्शियम तो होता है, आंतों से एब्जॉर्ब भी तो होना चाहिए। ये बात है, यदि पैखाने में ही निकल जाए तो कहते हैं खाया पिया लगा ही नहीं तो क्या फायदा हुआ। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, बारिश के मौसम में त्वचा से जुड़ी हुई परेशानियां, स्किन प्रॉब्लम्स की भी जो लिस्ट है ना वो बहुत लंबी है स्वामी जी। फंगल इन्फेक्शन स्किन से लेकर सिर तक को परेशान करता है, डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। एक्जिमा और एलर्जी भी लोगों को परेशान करते हैं। बारिश में अक्सर छोटे छोटे कीड़े भी हम देखते हैं स्वामी जी, जो बच्चों को काट लेते हैं, अक्सर बड़ों को भी काट लेते हैं, जिसके बाद स्किन जो है, त्वचा जो है वो लाल पड़ जाती है, चकत्ते से हो जाते हैं, दाने से हो जाते हैं। तो इनको ठीक करने का उपाय क्या है, और जो स्किन प्रॉब्लम्स बारिश में होती हैं खुद ब खुद, उनको ठीक करने का क्या क्या उपाय है? जो सुबह उठ करके एलोवेरा और गिलोय का जूस, थोड़ा सा उसमें नीम पत्ते मिला दे तो बेस्ट है। एलोवेरा, गिलोय और नीम का जूस सुबह उठ करके पी लिया, अथवा गोधन अर्क और उसके साथ नीम के 8-10 पत्ते या 2 गोली नीम की खा ली, कैसी भयंकर स्किन डिजीज हो ठीक हो जाती है। कायाकल्पटी 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम खाने के पहले ले लें, और नीम और गिलोय की गोली खाने के बाद ले लें 1-1 गोली।
तो कैसे भी स्किन प्रॉब्लम होती है अच्छी हो जाती है। अभी तो 3 औषधियां हमने बहुत जबरदस्त बना दी। तमाम डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं बता सकते कि ये आपको अलग अलग प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए क्या करें, क्योंकि इसके 3 बड़े कारण, एक स्ट्रेस है, दूसरा पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, लीवर और किडनी के फंक्शन अच्छा न होने से ये स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। अलग अलग प्रकार के इसमें इंफेक्शंस भी होते हैं। तो डर्माग्रिड खाली पेट सबके लिए, सोरोग्रिड सोराइसिस के लिए 2-2 गोली, और मिलिनोग्रिड ये सफेद दाग के लिए। तो इतने उपाय। हाँ, नमक और मीठा जो है वो कम करना पड़ेगा। हरी सब्जियों की मात्रा भोजन में ज्यादा बढ़ा दें। और लौकी, ये तो लौकी तो सावन में बहुत ज्यादा खाते हैं लोग, उपवास के तौर पर भी लौकी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लौकी का जूस पिए, ये सबसे बेस्ट होता। पानी की मात्रा पूरी लें, कब्ज ना होने दें। इसके लिए शाम को कभी कभी त्रिफला चूर्ण ले लिया करें। 3 लीटर लिक्विड जरूर पिए, इससे कभी स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सबसे अच्छी बात बताता हूं, मुझे कभी भी साबुन नहीं लगाना पड़ता और कभी भी ऐसे मैल नहीं उतारना पड़ता, क्योंकि मैं पसीना बहुत बहाता हूं। तो पूरा कभी कोई मेरे को स्किन डिजीज नहीं होती। क्यों? जिसका पसीना बहेगा, करोड़ों रोमकूप है, वहां से सारी गंदगी बाहर निकलती है, मल से, मूत्र से, पसीने से और प्रश्वास से जो हम श्वास बाहर छोड़ते हैं। उपवास और उपासना से शरीर का शुद्धिकरण होता है। हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन कुछ कह रही थी। जी स्वामी जी, हम दर्शकों के सवाल ने, उससे पहले एक छोटा सा और सवाल है, उससे भी आप उसका भी जवाब देते। पीने के पानी को कैसे हाइजीनिक बनाना है और क्या क्या करना है, ये तो आपने हमेशा बताया है, लेकिन नहाने के पानी को कैसे हाइजीनिक बनाया जा सकता है, मेडिकेटेड बनाया जा सकता है, ये भी बताएं, जिससे कि स्किन इन्फेक्शंस ना हो। तो देखो, स्किन के लिए सबसे अच्छा जो युगों से आजमाया हुआ और मैंने जिनकी स्किन गल सड़ गई थी उनको ठीक किया है, नीम के पत्ते। नीम के पत्ते 8-10 पत्ते पानी में ऐसे उबाल देने से, या जैसे आजकल तो गीजर से पानी गर्म करके लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे 400 ग्राम पानी में और 8-10 पत्ते नीम के डाले, उसको उबाल दिया अच्छे से। उबालने के बाद उस पानी को छान करके जो गर्म पानी की बाल्टी है उसी में डाल दे और उसी से स्नान कर ले। नीम जो है वो जबरदस्त है स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो अद्भुत है। और पानी को के अंदर अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया वायरस होते हैं, इसलिए पानी को खास करके वर्षात में जैनी लोग ऐसा करते हैं, मैं इसको किसी धर्म से जोड़ के नहीं देखता, लेकिन उबाल करके और फिर छान करके पीते। वस्त्र पूतम पिबीत जलम, ऐसा हमारे यहां पर कहावत भी है। तो पानी को उबाल करके पिए। ये 2 बातें छोटी छोटी थी, मैंने बता दी है। बहुत अच्छा स्वामी जी, बारिश के मौसम में हो या किसी मौसम में अगर पानी को उबाल कर उसे छान करके पिएंगे तो वो बहुत फायदेमंद है। और नहाने से पहले अगर गर्म पानी में थोड़ी नीम की पत्तियां उबाल कर मिला ली जाए तो वो पानी भी जो है मेडिकेटेड हो जाएगा और वो स्किन प्रॉब्लम्स भी आपकी दूर करेगा। स्वामी जी, अब बारी है लोगों के सवाल शामिल करने की। लोग घर बैठे आपसे अपनी अपनी समस्याएं दूर करवाते हैं। पठानकोट से पहला सवाल गोल्डी का है। उनके सिर की स्किन काली हो जाती है और फिर वहां से बाल निकलने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। इनकी परेशानी क्या है और जरा इसका उपाय क्या है, ये दोनों बातें बताइए स्वामी जी। तो गोल्डी के लिए भी, और ये बहुतों को ये प्रॉब्लम होती है, और ये वर्षात में बहुतों को ये फंगल इन्फेक्शन सिर में, और ये बहुत ज्यादा ये डेंड्रफ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक पहली बार उपाय बताता हूँ। एक बहुत बड़े डॉक्टर मेरे पास आए हैं, तो एलोपैथी के प्रैक्टिशनर, मेरे से बोले स्वामी जी मैंने एक प्रयोग किया और जिनको भी मैंने दिया वो एकदम सटीक निकला, तो आप भी जरा इंडिया टीवी पर इसको बता देना। तो आज पूछा गोल्डी ने तो बता देता हूँ। एक होता है जमाल घोटा, मुंह में लो तो एकदम पेट साफ हो जाता है, मुंह में डालो 5 मिनट में पेट साफ हो जाता है। फिर आप गर्म पानी पियोगे तो ही पेट साफ होना बंद होगा। खैर, तो अगली बात बता रहा हूं। उस जमाल गोटे को जो है थोड़ा हल्का सा कूट लो, तो मतलब कूट लो में थोड़ा सा ऐसे एक बार आम दस्ते में दबाएंगे तो फूट जाएगा, बहुत सॉफ्ट बीज होता है। जमाल गोटे को सरसों के तेल में ऐसे धीरे धीरे पकाओ कि वो जल जाएगा और उसका तेल बन जाएगा। उस तेल को लगा लो, अथवा जमाल घोटे को फूंक करके उसकी राख लगा लो। जमाल घोटे को फूंक करके उसकी राख लगा लो, तो ये इंद्रलुप्त तो बोलते हैं, एलोपेशिया बोलते हैं, उसके लिए ये रामबाण है। फिर जिनको ये इंफेक्शन टाइप होता है, काली काली स्किन हो जाती है, इसके लिए सबसे अच्छा होता है सुहागे की खील, नारियल का तेल और नीम के पत्तों का रस, 1-1 चम्मच। ये मैंने बहुत किया है
और इसमें फिर जैसे जिसके बालों का की मात्रा होती है उसके अनुसार उसमें थोड़ा दही मिला करके लगा दें और करीब इसको आधा घंटे तक रखें। उसके बाद सिर धो दें। 1 से 3 दिन के अंदर ही ये सिर के सारे इंफेक्शंस, ब्लैक स्किन हो रही है, सब भी दूर हो जाएगी। ब्लैक स्किन के ऊपर थोड़ा फिर धो करके बाद में एलोवेरा जेल भी लगा लेंगे, एकदम अच्छे हो जाएंगे। और जो मैंने बोला था कायाकल्प पट्टी खाली पे, तो खाने के बाद नीम और गिलोय पट्टी ये थोड़े दिन इस्तेमाल कर लेंगे। शीर्षासन, सर्वांगासन जो हमने बताया था उसको कर लेंगे, और नहीं तो अनुलोम विलोम कर ले, इससे पूरी ठीक हो जाएंगी गोल्डी। बहुत उम्दा स्वामी जी। और मेरे ख्याल है सिर की सारी परेशानी जो हो सकती है, बालों से जुड़े, वो सब सवालों के जवाब इसमें शामिल थे। अगला सवाल अमन का है। पेट में छालों की वजह से पेट में दर्द बना रहता है, योग में इसका क्या इलाज है? एक और सवाल स्वामी जी इसी में जोड़ लेते हैं अमन के साथ साथ। राजेंद्र का सवाल यह है कि 8 साल से वो कोलाइटिस और हाइपर एसिडिटी और साथ ही साथ इनडाइजेशन से परेशान है। 8 साल का लंबा वक्त हो गया। उनके लिए कोई उपाय बता दें, और अमन का जो सवाल है उसका भी जवाब दे दें। पेट में छालों की वजह से पेट में दर्द। अमन और राजेंद्र दोनों के लिए बोल दे रहे। देखो, पेट के अंदर के जो छाले हो जाते हैं, आप कई बार इंडिया टीवी पर लाइव लोगों के एक्सपीरियंस सुने। 100 ग्राम अविपत्ति कर जो 10 ग्राम मुक्ता शक्ति और उसमें 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टी भी मिला दे तो बेस्ट है। 1-1 चम्मच पेप्टिक अल्सर तक अच्छा हो जाता है इससे। और जिनको 10-10 साल पुराना था वो हमने ठीक किया है, तो अमन का भी ठीक हो जाएगा। और जो पेट में ये इंडाइजेशन, गुड़गुड़ और कई प्रकार से अपचन के जो रोग होते हैं उसके लिए सबसे अच्छा है जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी, अजवाइन का पानी पी ले। सर्वकल्पात उबाल करके पी ले। और रेडीमेड चाहिए तो लिवोग्रिट और लिवामृत, लिवोग्रिट 1-1, 2-2 गोली खा ले पेट, और लिवामृत खाने के बाद हुसैन भाई अमन और राजेंद्र के साथ मैं बहुत बड़ी बात बताना चाह रहा हूं। लगभग 100 में से 99% लोगों का सामान्यतः डाइजेशन अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन करीब 50% लोगों का लीवर और आंतें कमजोर होती है। लेकिन ये शरीर जब तक 90% तक लीवर और आंतें खराब ना हो जाए तब तक ये जवाब नहीं देता है। ये सबसे ज्यादा हमारा साथ देता है। तो मैं सबसे कहूंगा कि कम से कम रोज कपालभाति 10 मिनट और मंडूकासन, पवन मुक्तासन जो आज हमने बताए थे, ये अभ्यास जरूर करें। नहीं तो आपकी भी धीरे धीरे आंतों के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। और उपवास कर लें। अभी आज सावन का दूसरा सोमवार है, उस सोमवार को उपवास जरूर करते हैं। उपवास करने से भी पेट अच्छा होता है। लेकिन उपवास के दौरान किसी को एसिडिटी होने लगे तो सौंफ का पानी पी ले, सौंफ का पानी पी ले, लौकी का जूस, एलोवेरा का जूस पी ले। नहीं तो किसी को फास्टिंग से भी एसिडिटी होने लगती है। हुसैन भाई जी आप अगला प्रश्न ले। स्वामी जी, अगला सवाल रमेश का है। कोरोना के बाद उनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज बहुत ज्यादा हो चुका है और अब वो इसे ठीक करना चाहते हैं, और कोरोना के बाद हुआ है उनको ये। तो देखो, कॉन्स्टिपेशन के लिए तो जबरदस्त है कायाकल्प क्वाथ और सर्वकल्प। ये 25-50 रुपए की औषधि है। और जो कब्ज 10-10, 20-20 साल तक लोगों को मैंने तो देखा बुढ़ापे तक। और एक बात और बता देता हूं हुसैन भाई, कुछ लोगों ने मेरे को बताया, मैं इसको ज्यादा बोल नहीं पाया। लोग कब्ज के भी आयुर्वेदिक बहुत चूर्ण खाते हैं, उसमें एक तो नमक की मात्रा बहुत होती है, सनाई की मात्रा कुछ लोग बहुत ज्यादा डालते हैं पेट साफ करने के लिए, उससे किडनियां तक लोगों की खराब हो जाती है। तो ये सर्वकल्प और कायाकल्प एकदम निर्दोष है कब्ज के लिए। वैसे तो त्रिफला चूर्ण है, पंचकार चूर्ण है, दिव्य चूर्ण है, शुद्धि चूर्ण है, ये सब पेट साफ करने के लिए होते हैं। लेकिन कभी भी पेट साफ करने वाले चूर्ण लगातार नहीं खाने चाहिए। थोड़े दिनों तक सर्वकल्प कायाकल्प पीते रहे और कपालभाति लगातार कर लिया, मंडूकासन और पवन मुक्तासन, मात्र ये 3 उपाय भी अपना लिए। खाना चबा चबा करके खाएं, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, और खाने में पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाना खाएं। ऐसे छोटे छोटे उपाय, खाने का टाइम डबल कर दें, अगले दिन से कॉन्स्टिपेशन ठीक। इतना जबरदस्त लाभ होता है। सोने से 1-2 घंटे पहले खा लिया करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, और इन बातों को अपनाए बगैर आप सेहतमंद नहीं रह सकते हैं। जिंदगी को अनुशासित करना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, अगला सवाल बलिंदर का है। कोरोना से रिकवर होने के बाद से उनके पिताजी के गले में छाले हैं और गला जो है वो छिल सा गया है, और खाना खाने में बहुत परेशानी हो रही, खाना नहीं खा पा रहे हैं। खून की भी कमी बता रहे हैं उनको हो गई है, और डायबिटीज की भी उनको शिकायत है। तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? तो थोड़ा तो अनार, गाजर, चुकंदर जो प्रयोग बताते हैं, थोड़ा इसमें बीटग्रास और एलोवेरा भी मिला लें सुबह सुबह, तो ये ब्लड की रिकवरी कर देता है, हीमोग्लोबिन को भी ठीक कर देता है।
जो मुंह के अंदर छाले पित्त बढ़ने से हुए, तो पित्त के प्रशमन के लिए, क्योंकि उनको शुगर की बीमारी है, तो उसमें भी फायदा होगा। एलोवेरा, बीटग्रास और लौकी का जूस पी ले, उससे अंदर के जो छाले हो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। और मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम मिलाकर के आधा ग्राम ले लेंगे, इससे छाले ठीक हो जाते हैं। और नीला थोथा 10 ग्राम ले ले, उसको तवे पर भून ले और उसमें फिर 10 ग्राम गैरू मिला ले और फिर इस थोड़ा हल्दी मिला करके थोड़े पानी के अंदर इसको मिला ले, उसके गरारे कर ले, अंदर ना ले, गरारे करके पानी बाहर ही डाल दे। कितने भयंकर छाले हो रहे हो, एक ही बार में सिंगल डोज में ठीक हो जाते हैं। बस पानी बाहर निकलना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। तो इतना अच्छा उपाय है। ये जो गेंदे का फूल होते हैं, उनके पत्ते, गेंदे के जो पत्ते होते हैं, उनको चबाने से छाले ठीक हो जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके हम बड़ी बड़ी चीजों से निजात पा सकते हैं। स्वामी जी, एलर्जी जो है मुंह के अंदर तो होती है, छाले जो आपने बताए, कई बार हमने देखा है लोगों के होठों के ऊपर भी छाले जैसे दिखाई देते हैं, लाल लाल से चटके जैसे बन जाते हैं, उसका क्या उपाय है? देखो, कहीं पर भी अंदर छाले हो रहे हो तो अंदर का बता दिया, बाहर कहीं पर भी ये रेडिश हो जाता है, कहीं पर अलग अलग प्रकार से दिखते हैं, तो इसके लिए एलोवेरा का जेल लगा ले। ये मैंने देखा, जिनको भी ऐसे बाहर ये उपद्रव से दिखते हैं स्किन के ऊपर, इसके लिए एलोवेरा से जो है रैसेस बोलते हैं या किसी भी तरह से लाल काले पीले चकत्ते हो जाते हैं, तो इसमें एलोवेरा और नीम के पत्ते का पल, उसका भी जो है पेस्ट बना करके, नीम के पत्तों का पेस्ट और एलोवेरा का ये जेल, ये तो रामबाण है। पूरा चेहरा जिनका काला कलूटा पड़ जाता है, ये सब भी एकदम क्लीन हो जाता है। बस नमक मीठा कम खाएं, तली हुई चीजें ना खाएं, बाजार का और ये तमाम इधर उधर जो लोग जंक फूड खाते हैं ना, उन सारी चीजों से बचने की जरूरत है। उन्हें दूर से ही नमस्कार कीजिए और इन सारी चीजों से खुद को बचाइए। स्वामी जी, वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, इसलिए अब जरा जल्दी से ये बता दीजिए कि व्रत के, उपवास के क्या क्या फायदे हैं और सही फास्टिंग का, व्रत रखने का सही तरीका क्या है? देखिए, फास्टिंग के दौरान जिनको कफ, कोल्ड और जोड़ों में दर्द है, उनको गर्म पानी पीना चाहिए। 3 से 4 लीटर पानी उपवास के दरमियान भी जरूर पीना चाहिए। जो चाहते हैं कि शरीर का पूरा शुद्धिकरण हो जाए, तो उनको 24 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए, 24 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए। ये तो बहुत ही जबरदस्त प्रक्रिया है। ये तो जिसको आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, ये सबसे अच्छी है। इससे ऑटोफैग की प्रोसेस अच्छा होने से तो बहुत ही जबरदस्त लाभ होगा। तो यदि पूरे दिन कुछ न खाएं तो अपने आप ही थक करके नींद भी आ जाएगी, अगले दिन ही फिर सुबह खाएं, या सुबह थोड़ा सा लौकी खा ली, लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, और अगले दिन फिर सुबह खाएं, दिन भर कुछ ना खाएं। जिनको एसिडिटी हो जाती है तो मैंने कहा सौंफ का पानी आदि पी सकते हैं, या लेमन हनी वाटर ले सकते हैं, या उसमें मेथी का पानी थोड़ा ले सकते हैं। तो उपवास जो है वो मेडिकेटेड उपवास, जैसे हम मेडिकेटेड जो है बात बता रहे थे, ऐसे मेडिकेटेड उपवास सबसे अच्छा है, क्योंकि उपवास अनाड़ीपने से नहीं करना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, उपवास अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। छोटे बच्चों को, बीमारों को उपवास नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो और स्वामी जी, चूंकि सावन का आज दूसरा सोमवार है, तन मन प्राण आत्मा पवित्र हो जाए। बहुत सारे लोगों ने व्रत रखा है, इसलिए ये बात बहुत जरूरी थी। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, तो बहुत सारे लोग इस पूरे महीने में सिर्फ एक वक्त ही खाना खाते हैं, इसलिए सही तरीका उपवास का क्या है ये बताना लोगों को बहुत जरूरी था। और अब ये भी बताना बहुत जरूरी कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है। थोड़ी सावधानी बरतें और बरसाती बीमारियों से खुद को आप बचा सकते हैं सावधानियों के जरिए। लेकिन हार्मोनल इम्बैलेंस भी कई बीमारियों की वजह बन सकता है। अचानक वजन बढ़ सकता है, स्किन का ड्राई हो जाना, बाल गिरने लगना, थकान, गुस्सा, ये सब कुछ थायराइड के घटने और बढ़ने के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में किस योग से 15 दिनों के अंदर होगा इन तमाम परेशानियों का इलाज, कल स्वामी रामदेव सुबह 7:57 पर आपको बताएंगे। स्वामी जी, अब वक्त ये कह रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थायराइड के लिए तो बताएंगे ही, जाते जाते सिंहासन करवा देते। बहुत बहुत प्रणाम। ये भी थायराइड के लिए रामबाण है। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। कर लिया करे रोज।
और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए आज से कई राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं। कहां कहां खुलेंगे स्कूल आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।